भारत की नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो में आज हम भारत की नदियों को एक एक करके समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का, और इसमें हम देखेंगे मेजर रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रमुख जो नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले भारत की जो नदियां हैं उसको दो भागों में हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। एक तो नदी जो होगी उसको हम लोग हिमालयी नदी कहते हैं, इसको हिमालयी नदी के नाम से जानेंगे। दूसरा नदी हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदी, प्रायद्वीपीय नदी। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि हमारे पास नदियां दो प्रकार से हो जाए। ये हमारे पास भारत की पूरे नक्शा है, भारत है, और इस भारत में आप समझते हैं कि यहां से अगर इस तरीके से चले तो ये वाली जो मान है इस पर हिमालय पहाड़ की या हिमालय पर्वत बसा हुआ है। उस दौरान यहां से जो नदियां निकलती हैं उसी नदियों को हम लोग हिमालयी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए कि ये वाली जो आपके पास बिंदु है, ये जो रेखा दिखाई दे रही है, मैंने हिमालय नदी को या सॉरी हिमालयी पर्वत को बताने के लिए इसको किया, और यहां से निकलने वाली नदियों को भारत की हिमालयी नदी कहेंगे। दूसरी बात, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इधर वाली बंगाल की खाड़ी कहलाती है, याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी कहा जाएगा। दूसरे नंबर इसको अरब सागर कहा जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों एरियाओं से घिरे हुए जो ये क्षेत्र है इसमें कई प्रकार की पहाड़ियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। इससे निकलने वाली नदियों को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत की नदियों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला नंबर नदी हमारे पास होगा हिमालयी नदी, और दूसरा नंबर हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत की नदी कहलाएगी। आइए इसको आसानी से और डिटेलिंग करने के लिए हम समझते हैं। ये हिमालयी नदी को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक होगा जिसको सिंधु नदी तंत्र कहा जाएगा, सिंधु नदी तंत्र। इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएंगे। A to Z आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिए, और 100% लगता है हर चीज आपका इससे किसी भी एग्जाम्स में अगर नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जरूर क्लियर हो जाएगा। दूसरे नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र, याद रखेंगे गंगा नदी तंत्र। और तीसरा और अंतिम हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्रह्मपुत्र, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कुल मिलाकर कहा जाए कि हमारे हिमालयी नदी तंत्र तीन भागों में बांटा जाएगा। पहला नंबर सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें सिंधु नदी तंत्र का मतलब हुआ कि सिंधु नदी से जुड़ने वाली उनकी सहायक नदियों से जो तंत्र बनता है, जो नदियों का जाल बनता है, उसे हम लोग सिंधु नदी तंत्र कहेंगे। उसी तरीके से गंगा नदी के उद्गम से लेकर के उसके सहायक नदियों से जो हमारे पास उसकी तंत्र बनेंगे, उसकी जाल बनेंगे, उसको हम लोग गंगा नदी तंत्र के नाम से जानेंगे। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो है ब्रह्मपुत्र नदी से कौन कौन से आकर सहायक नदियां जुड़ती हैं, कहां कहां पर ये प्रवेश करती है, कहां बहती है, इनके नामों में चेंजिंग अजीब अजीब ढंग से आपको मिलेगा देखने के लिए। तो वीडियो को आप लोग शुरुआत करते हैं। उसी तरीके से ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटेंगे। एक नंबर होगा अरब सागर में मिलने वाली, और दूसरा नंबर बंगाल की खाड़ी। शुरुआत करेंगे गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले मानचित्र पर लौट चलते हैं। मानचित्र में देखेंगे यहाँ ये चाइना है, और ये आप सभी समझते हैं कि चाइना का भाग है। इस चाइना के भाग में जो तिब्बत है, तिब्बत के पास आप समझ लीजिए कि तिब्बत के ही नजदीक में एक चीज होगा जिसको हम बता रहे हैं, जिसका नाम है मानसरोवर झील। याद रखेंगे मानसरोवर आपके पास यहाँ एक झील होगा। ठीक है, यहाँ से कई नदियां, मेजर नदियां जो है निकल करके पूरे भारत में या फिर चाइना में या अलग अलग स्थानों पर यहाँ से जाती है। तो सबसे पहले मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम सिंधु नदी है, और ये निकल करके ऐसे, और जहां से निकलती है मानसरोवर झील वहां पर एक स्थान है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, बोकरचू झील। याद रखिए बोकरचू झील है मानसरोवर से यहाँ से निकलती हुई और ऐसे इंडिया से होती हुई और ऐसे घूमते हुए ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, और पाकिस्तान से होकर के अरब सागर में मिल जाती है। कहा यह जाता है कि यह जो सिंधु नदी है वह पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी या राष्ट्रीय नदी है। लेकिन ये अरब सागर में मिलती कहां से है? तो कराची जो शहर है पाकिस्तान का, कराची के पूर्व में जाकर के विलीन होकर के और अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो 2800
80 किलोमीटर होता है, लेकिन आप अगर विकिपीडिया से निकाल कर देखें तो 3180 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई ज्यादा नहीं है, फिर भी कम नहीं है, 1114 किलोमीटर भारत में ये प्रवेश करती है, बढ़ती है। अब देखिएगा सिंधु नदी की कई सहायक नदियां होती हैं, जैसे इनमें से सहायक नदियां जिसको पंच नदी कहा जाता है, उसमें आप लोग को देखने की हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कौन सी नदियां होती हैं, इसको हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। ये नदियां होती हैं आपके पास पंच नदियां, पंच नद इसको कहते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ से एक और लेकर के हम लोग 4 चले आ सकते हैं और यहाँ से आप नदियां देखेंगे। इन पंच नदियों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला नंबर जैसा कि ये पंच नदियां है क्या, तो 5 नदियों को मिलाकर के 5 नदियां जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंच नदी कहते हैं। इसमें पहला नंबर याद रखना होगा झेलम होता है। क्या होता है, झेलम। दूसरा नंबर क्या होता है, चेनाब, याद रखेंगे। तीसरे नंबर का नाम है रावी नदी। ठीक है, रावी के बाद ये वाली क्या होती है, ब्यास, और ब्यास के बाद ये होती है सतलज, याद रखेंगे। ये 5 नदियां हैं जो जा करके कहां मिलती है, सिंधु नदी में। याद रखेंगे कि 5 नदियों में से जो चेनाब नदी जो है ना, ये चेनाब नदी ये मुख्य धारावान नदी है, यानी कि इस सिंधु नदी की सबसे लंबी नदी या सहायक नदी कहा जाए तो उसका नाम क्या होता है, चेनाब नदी नाम है। सतलज के बारे में देखेंगे तो जहां से मानसरोवर उत्पन्न होती है, मानसरोवर से ही निकल कर ये सतलज नदी आती है, लेकिन इसके पहले आ जाती है। मेजर नदी सबसे सिंधु नदी का कौन सा है, चेनाब नदी है। ये बात समझ गए आप। आगे देखते हैं, ये अपने आप में जो ये नदियां हैं, जहां से हम सिंधु से लेकर के और सतलज तक जाएं, इसके लिए क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं। इससे एक समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में, इसको सिंधु समझौता के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सिंधु समझौता के नाम से जानेंगे। सिंधु समझौता में क्या हुआ था, 1960 में जो हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनकी उपस्थिति में एक समझौता किया गया, जिसमें से यह बताया गया कि कौन सा देश भारत पाकिस्तान के साथ कौन सा देश कितना प्रतिशत पानी इसका यूज करेगा। इसमें से यूज करने वाले पानियों में सबसे पहले ये 3 नदियां जिसको हम लोग सिंधु कहते हैं, देख लीजिए 3 नदियां हमारे पास सिंधु है, उसके बाद झेलम है और उसके बाद क्या है, एक ठो और चेनाब नदी है। इस तीनों का कहा गया कि भारत इस नदी का कुल मिलाकर के कितना परसेंट यूज करेगा, 20% यूज करेगा, 20% यूज करेगा पानी। जबकि इसके बाद की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, याद रखेंगे, रावी, ब्यास और क्या, सतलज, इस तीनों नदी का भारत कितना 80% यूज करेगा, 80% भारत और 20% पाकिस्तान। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु समझौता के अंतर्गत आने वाली वे 3 नदियां कौन सी है जिनका 20% जल ही भारत उपयोग कर सकता है, तो ऊपर से गिनिएगा, सिंधु, झेलम और क्या, चेनाब। अब किसका 80% करता है, तो 3 के बाद रावी, ब्यास और कौन सी, बस ये सिंधु सभ्यता, सॉरी सिंधु घाटी, सिंधु नदी से संबंधित बिंदु थी जिसको मैंने आपको बताया। याद रखेंगे, ये सतलज जो नदी है ना, इस सतलज नदी पर एक प्रकार का परियोजना बनाया गया है, उसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना, याद रखेंगे। और इसी सतलज नदी से एक नहर निकलती है जो हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, और यह राजस्थान, उसके बाद कौन सी, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों को, यानी कि सिंचाई, कृषि सिंचाई के लिए वहां पर फसलों को सींचती है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये नदी तंत्र को हम लोग सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। अब आते हैं दूसरे नदी तंत्र के बारे में। दूसरा नदी तंत्र का नाम है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का मतलब हुआ कि गंगा और उससे उसके सहायक नदियों में आने वाली नदियों से जो तंत्र बनेगा उसे हम गंगा नदी तंत्र कहेंगे। एक्चुअली जो गंगा है वह यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, याद रखेंगे। उत्तराखंड में एक स्थान है जिसका नाम है गंगोत्री, याद रखेंगे, क्या नाम है, गंगोत्री। गंगोत्री से रियल गंगा नहीं निकलती, गंगोत्री से भागीरथी नामक धारा निकलती है, भागीरथी नामक नदी निकलती है, छोटी नदी है, ये भागीरथी है, याद रखेंगे, भागीरथी। भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है, आगे जब बढ़ती है तो उसी उत्तराखंड में एक स्थान है देवप्रयाग, याद रखेंगे, देवप्रयाग नाम है। इस देवप्रयाग पर इसको अलकनंदा से मुलाकात हो जाती है, याद रखेंगे, अलकनंदा से। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों की धाराएं मिलती है तब से वहां पर गंगा कही जाती है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि बताइए किन दो धाराओं के, दो नदियों के मेल से गंगा नदी का निर्माण होता है, भागीरथी और क्या, उसके बाद अलकनंदा। कहां मिलती है, देवप्रयाग में। कहां से निकलती है, गंगोत्री से। अब ये मिलते हुए ना
उत्तराखंड के बाद ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी किस किस राज्य में भारत की बहती है, तो पहले उत्तराखंड से निकलती है तो उत्तराखंड बहेगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश से आने के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आकर के ये बांग्लादेश, यहाँ पर ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद ये आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझ रहे हैं? इस नदी की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक ये उत्तर प्रदेश में जो है बहती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है उससे पहले गंगा का जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा नदी पड़ता है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ेगा? पद्मा। अब देखेंगे, अब कहेगा कि इसी गंगोत्री के ठीक बगल से दाएं साइड से एक और नदी निकलती है जो यमुनोत्री से निकलती है। तो आसान है याद करना, गंगोत्री से निकलने वाली गंगा, यमुनोत्री से निकलने वाली क्या? यमुना। ये निकल करके दाएं साइड से आकर के से बहती हुई और उत्तर प्रदेश का एक जगह है जिसको इलाहाबाद कहते हैं, याद रखिएगा। इलाहाबाद में आकर के जिसको प्रयागराज कहा जाता है, वहीं पर आकर के मिल जाती है। ठीक है? और इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस यमुना नदी की भी अन्य सारी क्या है, सहायक नदियां हैं, जिसमें बेतवा आ जाएगी, उसके बाद क्या है, चंबल नदी आ जाएगा जो इधर से आकर के मिलती है। तो याद रखिएगा, गंगा या भारत में कोई ऐसी नदी जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो उस नदी का नाम क्या होगा? गंगा नदी का सहायक नदी यमुना नदी। इस यमुना नदी पर कुछ शहर बसे हुए, उसको भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। वहीं पर अगर गंगा नदी के किनारे बसने वाले प्रमुख शहर कौन है? पटना हो जाएगा, उसके बाद वाराणसी हो जाएगा, इलाहाबाद भी हो जाएंगे, इस तरीके से कानपुर हो जाएगा, ये सभी नदियां बसी हुई। तो उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद इसको पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, आप सभी समझते हैं। हाँ, झारखंड में बहुत ही छोटा जगह पर गंगा नदी प्रवाहित करती है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, बिहार से जब झारखंड में गंगा नदी प्रवेश करती है तो किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो उसका नाम है साहिबगंज। याद रखिए, झारखंड में एक जगह है साहिबगंज से ही सिर्फ गंगा नदी वहां पर मिलती है, थोड़ा सा जगह, उसके बाद निकल करके वो चली जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जरूर इसमें देख भी होंगे। अगला बिंदु हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी से है। आइए ब्रह्मपुत्र नदी को हम समझाने की कोशिश करते हैं। जहां पर मानसरोवर से निकलती है, समझ रहे हैं ना, सिंधु नदी, तो इसी मानसरोवर से एक और नदी निकलती है। हालांकि ग्लेशियर उसका अलग होता है, ठीक है, गोकाचू से वो नहीं निकलती, लेकिन मानसरोवर झील से ही निकलती है। और ये नदी ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए और भारत में जब यहाँ पर एकदम तीखा मोड़ लेती है, एकदम पहाड़ियों से टकरा कर एकदम इसे तीखा मोड़ लेकर के भारत में घुसती है, तो इसका नाम यहाँ पर ये तिब्बत वाले क्षेत्र में इसका नाम क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। याद रखेंगे, सांगपो। इस सांगपो का अर्थ चाइनीज भाषा में होता है साफ करने वाली या स्वच्छ करने वाली। याद रखेंगे, सांगपो भाषा का मतलब क्या होता है? साफ करने वाली या उसको स्वच्छ करने वाली। ऐसे घूम करके आएगी अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाएगा? दिहांग। और यहीं से घूम करके अब ये असम वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ से घूम करके अब ये क्या करेगी? घूम करके ऐसे आएगी और फिर यहाँ पर आ जाएगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब जाएगी तो इस नदी का नाम जमुना पड़ जाता है। याद रखिए, जमुना, ज वाला। हमारा यहाँ पर जो गंगा की सहायक नदी है यमुना, और यहाँ पर क्या बनता है? जमुना। ये जो गंगा नदी है जिसको पद्मा कहा जाता है, कहां पर? बांग्लादेश में। और उसके बाद ये आपका क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। जहां गंगा सबसे लंबी नदी है, वहीं पर ब्रह्मपुत्र हमारे हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी नदी है। जहां पर उनकी दोनों धाराएं मिलती है, उस धारा को मेघना कहा जाता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेघना किसको कहा जाता है? तो मेघना यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के मिलने से, या पद्मा और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से जो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है? एक टीला सा निर्माण होता है। जो धाराएं होती है उन दोनों धाराओं को एक साथ मेघना कहा जाता है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, मेघना और ये पद्मा और ये आपका ब्रह्मपुत्र दोनों जो अपने साथ भारी मात्रा में कुछ मिट्टियां उड़कर लेकर के आती हैं, जिस कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण हो गया है। इस डेल्टा पर बहुत ही हरियाली प्रकार के हरी भरी घास उगे हुए हैं, ठीक है, देखने में बड़ी सुंदर है। इसको सुंदरी वन भी कहा जाता है, इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है।
सुंदरबन डेल्टा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा किनके साथ मिलती है, तो याद रखने की जरूरत है कि पद्मा और क्या ब्रह्मपुत्र दोनों की धाराओं से मेघना, और मेघना वाले स्थान पर डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरबन डेल्टा इसको कहा जाता है। इसके बाद इसमें से मुझे नहीं लगता है कि सिंधु नदी, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी या तंत्र से आपको समस्याएं किसी प्रकार की होंगी। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसके बाद में पूछ सकते हैं कि इसकी समस्या क्या है। आगे देख लेते हैं अगली बिंदु हमारे पास। यहाँ देखिए कि राजस्थान वाला पार्ट है। ये राजस्थान वाला पार्ट में एक अजमेर है, वहां पर राजस्थान अजमेर, वहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जहां पर लोग जाया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम अरावली पर्वत है। याद रखिएगा इस अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम लूनी नदी है। याद रखिए क्या नाम है, लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है ना यहाँ से निकलती तो है लेकिन उसको मिलना चाहिए अरब सागर में, लेकिन यहाँ पर इतना ना रेत है भारी मात्रा में जिसको कच्छ का रण कहते हैं, वहां पर जाते जाते ये सूख जाती है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत की वह कौन सी नदी है जो कच्छ की रण में जाकर समाप्त हो जाती है। लूनी नदी कहां से निकलती है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत हमारे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व का सबसे पुराना क्या है, पर्वत श्रृंखला है। उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको समझ में आ गई होगी। आते हैं अगले वाले बिंदु आपके पास यहाँ पर छत्तीसगढ़ से चलते हैं। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं अमरकंटक। याद रखेंगे इस अमरकंटक से प्रमुख नदी दो निकलती है। याद रखेंगे एक होती है नर्मदा, ध्यान रखिएगा एक नदी क्या है, नर्मदा निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और एक नदी दूसरी निकलती है जिसको हम सोन नदी कहते हैं। समझ रहे हैं ना, सोन नदी ऐसे निकल करके यहाँ पर बिहार की तरफ आ जाती है। याद रखिए इस गंगा नदी में जहां तक देखा जाए इस गंगा नदी में बहुत सारी नदियां हैं जो इधर से हिमालय नदी के रूप में आकर के मिलती है, जैसे बूढ़ी गंडक हो गई, गंडक हो गई, फिर घाघरा हो गया, बागमती हो गया, कोसी हो गई। लेकिन अगर दक्षिण से कोई जाकर सबसे बड़ी लंबी नदी जाकर उसमें मिलती है तो उसका नाम सोन नदी है। ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द से एक और नदी निकलती है छत्तीसगढ़ से ही, और वो चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हमारी कहलाएंगी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है हम लोग क्या बोल रहे थे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से पहले बंगाल खाड़ी वाले सीख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी वाली सर महानदी कहते हैं इसको। ये चली जाएगी यहाँ से छत्तीसगढ़ से ही निकल करके ऐसे चली जाती है, इसका नाम महानदी पड़ता है। याद रखेंगे महानदी पर ही एक हमारे पास परियोगी बांध बना हुआ है जिसको हीराकुंड बांध कहा जाता है। समझ रहे हैं, उसके बाद भी देखते हैं सोन नदी दक्षिण से जाकर के उत्तर में, यानी एकमात्र नदी है जो उल्टे जाकर के गंगा में जाकर के मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी जो है ना इससे चली जाती है, लेकिन ये यहाँ से जब गिरती है ना अरब सागर की तरफ, जब ये अरब सागर की तरफ गिरती है तो याद रखिएगा कि उस समय ये धुआंधार जो है जल प्रपात का निर्माण करती है, एकदम बहुत बेहतर झील का निर्माण करती है। उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको समझ में आई होगी। अगला बिंदु हमारे पास यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक स्थान है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर इसका नाम होता है। ठीक है, ये पश्चिमी घाटी वाली एरिया कहलाती है। रखेंगे पश्चिमी घाटी, इस वाले एरिया को हम लोग पश्चिमी घाटी के नाम से जानते हैं। इस पश्चिमी घाटी से यहाँ से त्र्यंबकेश्वर से एक नदी निकलती है जिसका नाम गोदावरी है, और ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए एक और नदी इसको देख लेते हैं। नर्मदा के ठीक नीचे एक और नदी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ताप्ती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप्ती नदी, और हमें आकर के गिर जाएगी। तो पूछा जाएगा कि दो नदियां या वो दो प्रमुख नदियां कौन से हैं, या दो ऑप्शन दे सकता है कि बताइए कि ताप्ती नदी कहां जाकर के गिरती है। तो याद रखिएगा अरब सागर में, नर्मदा भी अरब सागर। मेजर नदियों में नर्मदा और कौन, ताप्ती नदी जो है वह निकल करके कहां जाकर के गिरती है सर, वो अरब सागर में। इसके बीच में उपस्थित रहने वाले जो खाली स्थान है तो उसको सतपुरा श्रेणी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर काफी भारी मात्रा में आप सब समझ सकते हैं कि पर्वत श्रृंखलाएं मिल सकती हैं, झील मिल सकते हैं। तो यहाँ से इस दो नदियों के बीच में, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा श्रेणी पाई जाती है, तो उसको क्या नाम पड़ेगा, सतपुरा की श्रेणी। या ये भी पूछा जा सकता है कि सतपुरा की श्रेणी कहाँ है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में। आगे देख रहे थे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को देख लेंगे, ये जो है निकलती कहां से, त्र्यंबकेश्वर से, इसका नाम है गोदावरी। दिखाई दे रहा है, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है भारत में, और ये निकल करके जाकर के हमारे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
इसी के इर्द गिर्द से एक और नदी निकलती है जिसका नाम कृष्णा नदी है। दिखाई दे रहा है क्या नाम है इसका? कृष्णा नदी। और ये कृष्णा नदी गोदावरी नदी के बाद में दूसरी सबसे प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी है। ये जहां 1465 किलोमीटर है तो ये वाली 1400 किलोमीटर है। याद रखेंगे 1400 किलोमीटर। इसके ठीक नीचे अब आएंगे तो याद रखिए ये इस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर ही एक प्रकार का परियोजना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नागार्जुन सागर परियोजना। क्या पढ़ेंगे? नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना है। इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक और नदी निकलती है जो कर्नाटक से निकल कर के इधर आगे की तरफ बढ़ती है। इस नदी का नाम क्या पड़ेगा बताइए? क्या नाम पड़ेगा? कावेरी नदी पड़ेगा ना। यहाँ पर नाम हो जाएगा कावेरी नदी। याद रखेंगे कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? याद रखिए कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और यह जो कावेरी नदी है इससे संबंधित आप समझ लीजिएगा तमिलनाडु और इसका कावेरी नदी को देखिएगा। ये गोदावरी नदी की लंबाई के अनुसार भारत की दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ब्रिज गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखिए। लेकिन अगर कावेरी को भी एक गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा ये भी कहलाएगी। तो ये बिंदु हो सकती है कि बताइए शुद्धता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को। और लंबाई के आधार पर कौन कहलाती है? गोदावरी। अगर ऐसा बात नहीं कहा गया है कि शुद्धता के आधार पर या फिर लंबाई के आधार पर, सीधे कह दे कि भारत की प्रायद्वीपीय गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। या सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी को और किस नाम से जानते हैं? तो यही आप कर सकते हैं। यही थी भारत की प्रमुख जो आपके पास नदियां थी, इसको हमने बताने की इसमें प्रयास किया है और इसी से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। हमें कमेंट में बताएंगे जरूर देखने के बाद कि आखिर इस वीडियो के बाद आपको कौन सी ज्यादा समस्याएं आती हैं, किस वीडियो को हमें आगे की तरफ अपलोड कर देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही सा, मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।